हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये PT 365 की अपडेटेड मैगजीन है जिसमें जनवरी से लेकर के मार्च मंथ तक के करंट अफेयर को कंपाइल किया गया है प्रीलिम्स 2024 के लिए। इसको मंथली मैगजीन जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपके जनवरी और मार्च तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है इससे। और मैं आपको इस वाले मैगजीन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करा दिया है। अब मैं सोशल इश्यूज़ को आज करा रहा हूँ। सोशल इश्यूज़ को इस एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद कल से हम लोग कल्चर और इन्वायरमेंट को शुरू करेंगे, और उसके बाद लास्ट में साइंस एंड टेक को पढ़ा करके पूरी मैगजीन मैं आपको ख़त्म करा दूंगा। 2-3 दिन और लगेंगे, मैगजीन आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी, 20 से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको बस रिवीजन करना है। सोशल इश्यूज़ हैं, इसमें पहला टॉपिक है भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। ये न्यूज़ में है, और इसमें सवाल कैसे बन सकते हैं। UPPCS और BPSC के लिए भी बराबर का ये महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इन इंडिया। तो TFR होता क्या है और ये क्यों न्यूज़ में रहा है, उसकी बात को समझते हैं। लेसेंट एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, शोध पत्रिका है लेसेंट। इसमें जो है एक स्टडी हुआ, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज इस स्टडी 2021। इस बात को यहाँ पे रेखांकित किया गया कि भारत में जो कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो घट करके 2050 तक जो है वो 1.29 और 2100 तक जो है सन 2100 में यहाँ पे 1.04 हो जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं इसमें। तो न्यूज़ में रहा टोटल फर्टिलिटी रेट। होता क्या है कि कुल प्रजनन दर होता है जो एक महिला 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष की अवस्था तक जो है टोटल उसका जो प्रजनन काल होता है। ठीक है। उस काल के दौरान जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी औसत संख्या उसको परिभाषित करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। लेकिन एक कंडीशन है कि उस महिला की जो जनन क्षमता है, जनन क्षमता और पैटर्न अगर सेम बना रहा पूरे प्रजनन काल में, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई मतलब जनन क्षमता वैसी बनी रही, तो उसमें टोटल जितना वो बच्चे पैदा कर सकती है उसकी औसत संख्या जो होती है वो 15 से 49 वर्ष के जो प्रजनन काल के दौरान की टोटल संख्या जो होती है वो एक औसत संख्या वो कहलाती है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। 2.1 होता है, यानी कुल प्रजनन दर जो 2.1 की जो कुल प्रजनन दर होती है प्रत्येक महिला द्वारा 2 बच्चों को जन्म देने की स्थिति में, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ये क्या होता है, स्थिरता को दर्शाता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी को दर्शाता है जनसंख्या में, जिसमें कि प्रत्येक महिला 2 बच्चों को जन्म देगी। तो ये 2.1 की जो है प्रजनन दर जो होती है वो रिप्लेसमेंट कहलाती है। भारत में जो 2021 में क्या है वो 1.91 है। ये UPPCS में बहुत पूछा हुआ सवाल है, कम से कम 6 बार ये पूछा हुआ सवाल है। 1991 से अगर PY को आप उठाओ, 2023 तक उठाओ, सवाल 5 से 6 बार आया होगा ये। ठीक है। तो इसमें रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, TFR रेट, ये सब चीज़ें पूछता है। तो भारत में जो क्या है कि TFR है 1.91 है, जो 2.1 का जो प्रतिस्थापन दर है, रिप्लेसमेंट रेट, उससे कम है। ठीक है। 2050 तक 1.3 करोड़ जो बच्चे उसको पैदा होने का अनुमान है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, इसमें गिरावट के कारण क्या है, तो कारण में अगर देखें तो महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है, एजुकेशन में वृद्धि हुई है, नो डाउट, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं भी। और बहुत सारी जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं उसका उपयोग बढ़ा है। ठीक है। गर्भ निरोधक उपायों का भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में बच्चों के जो जन्म की दर है वो कम हुई है। परिवार नियोजन द्वारा जो पहल शुरू की गई थी, बच्चों को जो दंपतियों को जो बच्चों की संख्या निर्धारित करने की जो बात की जा रही थी, इसमें कई बार बच्चों के जन्म के बीच में पर्याप्त समय का अंतर हो, इस बात की बात की जाए ताकि मातृत्व और जो बच्चा है उसको पर्याप्त पोषण मिल सके, गैप मिल सके। तो इससे गैप से जो होता है दोनों को मतलब संतुलित तौर पे जो है विकसित होने का, विकास होने का, मतलब तमाम चीज़ें उसमें होती हैं, हेल्थ इश्यूज होती हैं, वो उसको वहाँ पे दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो परिवार नियोजन के लिए जो पहल शुरू की गई थी उसका भी प्रभाव पड़ा है। देरी से कई बार विवाह भी काफ़ी ज़्यादा देरी से हो रहे हैं। इससे क्या है कि गर्भधारण की जो औसत आयु है उसमें भी वृद्धि हुई है। जीवन शैली भी बहुत सारे कारक हैं, इसमें मोटापा हो गया, तनाव हो गया, धूम्रपान हो गया, या प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा, इससे भी बहुत बार जो है टोटल प्रजनन रेट है उसमें गिरावट आई है। और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कारण क्या है कि बाल मृत्यु दर में भी गिरावटें आई हैं। ठीक है। तो ये प्रजनन दर में गिरावट के प्रमुख कारण है। इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये UPPCS के प्रीलिम्स या UPSC के प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा प्रभाव क्या पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ें जरूर होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, भूमि जल और अन्य संसाधनों का दबाव कम होगा, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद मिलेगी, शैक्षणिक दक्षता में गिरावट आएगी। ठीक है।
तो बच्चों पे बेहतर ध्यान दिया सके दस्ता। इसमें टीएफआर में गिरावट आएगी तो मतलब बच्चों की संख्या में भी कमी होगी, बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे परिणाम होंगे और अतिरिक्त संसाधन भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें हैं, ये मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, काट दो इसको। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि डिपेंडेंसी रेशियो में वृद्धि होगी। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, इस मतलब अगर देखा जाए तो जो साधारण भाषा में बोलें तो प्रत्येक 100 व्यक्ति में से, ठीक है, आर्थिक रूप से जो उत्पादक आयु समूह, जैसे 15 से 64 वर्ष का जो है ये आर्थिक रूप से उत्पादक आयु समूह है, ठीक है। और आश्रित आयु समूह कौन सा था, 15 वर्ष से कम बच्चे जो होंगे वो आश्रित होंगे और 60 वर्ष से अधिक जो लोग होंगे वो आश्रित होंगे। तो इनका रेशियो क्या बोलाता है, डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है। मतलब प्रत्येक 100 व्यक्ति में से, आपको इसमें से देखना है कि प्रत्येक 100 व्यक्ति में से 100 व्यक्ति जो अगर हो गया, ठीक है, इसमें से कितना जो है आर्थिक रूप से उत्पादक आयु समूह में है, यानी कि 15 से 64 वर्ष के आयु वाले, फिर 15 से कम वाले और 60 से अधिक वाले, इनका रेशियो 100 में से कितना है, कितने लोग हैं, इसका जो है ये अनुपात है। तो ये बताता है डिपेंडेंसी रेशियो को। वित्तीय चुनौतियां काफ़ी हैं इसमें, कामकाजी आबादी में कमी, सामाजिक सुरक्षा पे व्यय में वृद्धि, राजकोषीय संसाधनों पर बोझ, ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। प्रवासन के पैटर्न भी प्रभावित होंगे, ठीक है। प्रजनन दर घटने से क्या होगा, प्रवासन पैटर्न प्रभावित होगा। ऐसे देश जहाँ बूढ़े लोगों की आबादी अधिक है वो कार्यबल की कमी करने के लिए क्या करेंगे, प्रवासियों को आकर्षित करेंगे, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या की विविधता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। महिलाओं का आंतरिक प्रवासन, अब मैं आपको जो आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ इसी पे मैंने कल, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे, मैं डेली वहाँ पे कुछ हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम में आप देखना, कल के टेलीग्राम में मैंने जो है वहाँ पे शेयर किया था एक रिपोर्ट को, जिसमें कि प्रवासन पे एक रिपोर्ट आई थी और इसी प्रवासन पे रिपोर्ट को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस रिपोर्ट को आप देखो, इसमें आप देखो यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया में विस्थापन हुआ था, उसका 97% अकेले कहाँ पे हुआ, मणिपुर में हुआ था, ठीक है। पिछले वर्ष कुल 59,000 लोगों का विस्थापन हुआ, जिसमें मणिपुर में थोड़े 67,000 लोग शामिल थे। हिंसा के कारण जो है ये विस्थापन हुआ था, ठीक है, इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट जो है जेनेवा का जो है आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र है, उसके अध्ययन में बताया गया है, ठीक। तो मणिपुर वाला आप जानते होंगे मामला, तो ये न्यूज़ में था। और इस पर आज एक एडिटोरियल और आया हुआ है, उसको मैं अभी आज शेयर करूँगा, आप जो टेलीग्राम को देखना ज़रूर, ज्वाइन करना। तो वहाँ पे आपको जो है डेली कुछ ना कुछ एडिटोरियल मिलते रहते हैं। जैसे आज भारत ईरान संबंधों पे एक बेहतरीन एडिटोरियल आया था, हिंदी में था और बहुत अच्छा था, कम्प्रहेंसिव था। अभी चाबहार पोर्ट को जिस तरह 10 साल पे लीज तक लेने के लिए भारत ने जो पहल की है, अमेरिका का विरोध आया, उसमें किस प्रकार से जियो पॉलिटिकल टेंशंस उभर सकते हैं, जियो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव भारत का क्या है, इससे रीजनल पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत की वैश्विक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का जो वैश्विक स्थिति में जो मतलब वेस्ट एशिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अफगानिस्तान नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ों पर समग्र रूप से चर्चा की गई है। उस एडिटोरियल को जरूर देखिएगा, आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम जरूर, ठीक है। तो भारत में महिलाओं का जो आंतरिक प्रवासन है, इंटरनल फीमेल माइग्रेशन, हालांकि आंतरिक प्रवासन पे आंतरिक प्रवासन के साथ रिवर्स माइग्रेशन पे, जैसे रिवर्स माइग्रेशन का हुआ था स्थिति कि शहरों से लोग वापस गांव में आ रहे थे, वो स्थिति कोविड के कारण हुई थी। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ, मैंने आपको कई बार मंथली मैगजीन में पढ़ाया भी है कि वो वाला आर्टिकल दैनिक जागरण का सबसे हिट आर्टिकल था, ठीक है, एडिटोरियल पेज पे। तो भारत में इस पर रिपोर्ट जारी की गई थी, किसमें, जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे होता है, उस पर आधारित की गई थी। इसमें बताया गया कि जो पुरुषों की जो विस्थापन दर है वो 10.7% है और महिलाओं का जो प्रवासन दर है वो क्या है, 47.9% है, ठीक। तो स्थिति इसमें देखा गया है कि प्रवासी जो है भारत में टोटल प्रवासी जो प्रवासन दर है वो 28.9% का होना है टोटल प्रवासियों का, ठीक है। राज्यों के भीतर और अंतर्राज्यीय रुझान, यानी कि राज्य के भीतर प्रवासन करने वाली सबसे अधिक आबादी किसकी है, महिलाओं की है, जबकि राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करने वाली ज़्यादातर आबादी किसकी है, पुरुषों की है। राज्य के भीतर प्रवासन जो होता है आबादी का लगभग 33% क्या होता है, विवाह के कारण होता है। विवाह होगा तो भाई दूसरी जगह जाएंगे ही लोग, ठीक है, तो उससे ये प्रवासन होता है। वहीं राज्यों के भीतर महिला प्रवासन के मामले में विवाह के वजह से होने वाले प्रवासन का अनुपात कितना है टोटल, तो 51% है। ग्रामीण और शहरी रुझान देखें तो ग्रामीण से शहरी अंतर्राज्यीय प्रवासन में पुरुषों की संख्या अधिक है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये बातें हैं इसमें। विवाह का अगर देखा जाए महिलाओं में प्रवासन का तो 86% है, फिर रोजगार कारण, आवासन कारण, माता पिता के कमाऊ सदस्यों के कारण ये प्रवासन की स्थिति है। ग्राफ बनाया गया है, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। आता है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल में सुधार, इस पर मैंने एक एडिटोरियल भी शेयर किया हुआ था वरिष्ठ नागरिकों पर। फिर भी देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा, तो सुर्खियों में इसलिए रहा कि नीति आयोग ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना इस नामक से एक स्टडी पेपर को जारी किया, ठीक है।
तो इसमें देखभाल की बात की गई थी जनसांख्यिकी विशेषताएं। तो भारत में जो वरिष्ठ नागरिक उन्हें होते हैं जिन्हें 60 वर्ष की आयु अधिक होगा, और भारत में टोटल जनसंख्या का 10% से थोड़ा अधिक जो है 104 मिलियन क्या है ये जो है लगभग की वरिष्ठ नागरिक हैं। और बताया गया है कि स्वास्थ्य में कि 75% जो वरिष्ठ नागरिक हैं वह क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, मतलब कि जो कि संक्रमण से नहीं हो बल्कि एक प्रकार के जो है कि क्रॉनिक बीमारियां वो बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां क्या होती हैं कि निरंतर तौर पे चलती रहती हैं, और ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कि 1 वर्ष से अधिक समय तक जो है लगी चली रहेंगी, निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, ये आपका शुगर वगैरह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं। ठीक है, तो इसका बताया गया कि 75% जो वृद्ध हैं आबादी हैं वो क्या है कि आपका जो है क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं। और आहार में अगर देखा जाए तो भारत में जो वृद्ध आबादी है वो क्या है कि आबादी खाद्य असुरक्षा से बढ़ रही है भारत में वृद्ध आबादी, और 78% जो वृद्ध हैं वो बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। भारत में जो वरिष्ठ नागरिकों उनकी देखभाल सहायता फ्रेमवर्क क्या है वो चीज़ देखना जरूरी है। तो संवैधानिक प्रावधान को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुच्छेद 41 बता रहा है कि राज्य जो है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, इन सारी की दशाओं में जो कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगा, प्रभावी प्रबंध करेगा। ठीक है, उपबंध करेगा। कौन? राज्य सरकार। डीपीएसपी में आता है बेरोजगारी, बुढ़ापा, यहाँ पे शब्द है बुढ़ापा, तो ऐसे में बूढ़े लोगों पे लिए, ठीक है, वृद्धजनों पे, बीमारी में भी, निःशक्तता में भी, ठीक है, इन सारी दशाओं में क्या करेगा, कार्य करने का, शिक्षा का, लोक सहायता का, ये इसके अधिकार को सुनिश्चित करेगा राज्य। भारत संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें बताया गया है कि राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 या समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि संख्या 22, 23, 24, इसमें वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, आर्थिक सामाजिक नियोजन, ये सब चीज़ों से यह संबंधित है। वहीं कानूनी उपाय बताया गया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 जो है वो भी माता पिता को भरण पोषण प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। आयकर अधिनियम में भी उनको कर छूट होता है। ठीक है, और ये भी चीज़ें हैं, नालसा में भी उनको कानूनी सहायताएं मिलती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 भी है। ठीक, और इसमें कुछ कई सारी सरकार की जो है कल्याणकारी योजना कार्यक्रम चला रही है, जिसमें कि सेज पहल है, जिसमें सामाजिक और न्याय मंत्रालय जो है ये कराता है, जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उत्पादों सेवाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। कल्याणकारी उपायों में अन्य जो है वयोश्रेष्ठ सम्मान, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये सारी योजनाएं शामिल हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक रोजगार पोर्टल है, ये निजी जो क्षेत्र के नियोजक होंगे उनको जोड़ता है। और इनके लिए कुछ नीतिगत समर्थन, जैसे कि वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति भी है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन भी है, और ऑटो वयोवृद्ध अभ्युदय योजना भी है। तो ये सारे जो है ये नीतिगत समर्थन किए जा रहे हैं किसको, जो आपके वृद्ध आबादी है उनके लिए। तो राष्ट्रीय तो देख लिया स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2024 सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि जो आवासन और शहरी कार्य मंत्री उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम में कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन में धीमी गति का उल्लेख किया। तो स्ट्रीट वेंडर होते कौन है, सबसे बड़ी बात है स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं। तो किसी सड़क पर या पब्लिक प्लेस पे या निजी स्थान पे अस्थायी रूप से, जैसे दुकान, ठेला, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सामानों को बिक्री करते हैं, उन्हें स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। इनके लिए एक्ट आया था स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, स्ट्रीट वेंडर के अधिकारों को यहाँ पे जो है अधिसूचित किया गया था। अब इस अधिसूचना में यह बताया गया था कि चीज़ों को कि कैसे जो है स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों को यहाँ पे जो है रेगुलेट किया जाएगा, कैसे टाउन वेंडिंग समितियां बनेंगी, और जो है उनका सर्वेक्षण वगैरह कैसे होगा। ठीक है, तो इस पे मैंने आपको मंथली मैगजीन में एक बार ये न्यूज़ में और रहा था, जिसमें टाउन वेंडिंग समितियों पे जो है न्यूज़ में रहा था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद है शायद वो जुलाई वाला मंथ का था या जून वाले मंथ का था, किसी में था। तो स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकार अगर देखा जाए तो प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर जो होगा, पथ विक्रेता, उसको वेंडिंग प्रमाण पत्र में जो भी नियम शर्त होगा उसके अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को संचालित करने का क्या है, अधिकार है। ठीक, टाउन वेंडिंग समितियां क्या होती हैं, इस एक्ट में प्रत्येक जो स्थानीय प्राधिकरण होगा, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी या लोकल जो पंचायतें होंगी, उसका गठन करने का प्रावधान किया गया है। इनका किसमें, अधिनियम, क्या जो स्थानीय प्राधिकरण होगा उसमें कैसे गठन होगा, टाउन वेंडिंग समितियों का। ये क्या करेंगी, वेंडिंग जोन की गणना करेंगी, पहचान करेंगी और आवंटन का काम करेंगी। अब इस जो टीवीसी होगा, इसमें से 40% जो होंगे वो निर्वाचित सदस्य स्ट्रीट वेंडर होंगे, जिनमें से 2/3 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, अब इनका सर्वेक्षण की बात की जा रही है।
तो प्रत्येक 5 साल में कम से कम एक बार इनका सर्वेक्षण होगा वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, ठीक है, वेंडर्स को। अब वेंडर्स की संख्या पर अधिकतम सीमा पर लगाई गई है, यानी अगर देखा जाए तो जो वेंडर जोन होगा, वेंडिंग जोन होगा जिसमें वेंडर्स होंगे वो शहर या कस्बे की आबादी का 2.5% होंगे। इसके लिए शिकायत निवारण कमेटियाँ भी बनेंगी, गठन राज्यों द्वारा होगा, जिसमें एक सेवानिवृत्त जो रिटायर न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति होगी जो स्ट्रीट वेंडर के शिकायतों की जांच करेगा। जब्त किए गए माल को वापस करने की अवधि, यानी देरी से खराब होने वाले माल के मामले में जो माल दावा है उसको 2 कार्य दिवस के भीतर में वापस कर जाना होगा, ठीक है। और लेकिन ये देखना है कि जो स्टेट वेंडिंग एक्ट है ये रेलवे वाली जो ज़मीन होगी या नियंत्रण वाली ज़मीन होगी या भूमि परिसर या ट्रेन, इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना इस पर। अब आता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अगले 3 वर्षों के भीतर जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें सूचीबद्ध भाषाओं में अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में था, इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पे मल्टीलिंगुअल तौर पे लर्निंग की आवश्यकता पे जो है इस पर बल दिया गया था। इसमें यह प्रावधान था जहाँ तक कि कम से कम 5 कक्षा तक जो है शिक्षा का माध्यम क्या हो, मातृभाषा हो, यानी क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक है। और प्राथमिकता यह हो, प्रायोरिटी उसको मिलेगी कि कक्षा 8 तक या उसके ऊपर की कक्षाओं में भी जो शिक्षा का माध्यम हो क्या हो, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो, ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला को रखने का प्रावधान यहाँ पे किया गया और देखा गया इसमें कि परिवार में जो बोली जाने वाली भाषा है या मातृभाषा उसमें उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का यहाँ पे प्रावधान किया गया, ठीक है। जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। और आर्टिकल 350A बताता है इसमें कि यह प्रावधान किया गया कि सरकार जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राइमरी स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी, ठीक है। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रमुख पहल है अनुवादनी। ये क्या है, AI आधारित ऐप है जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कौशल विकास, इन सारे जो बुक्स होंगे उनका यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। कुंभ पोर्टल है, इसमें AICTE ने इसमें भारतीय भाषाओं को तकनीकी शिक्षा से जुड़ी जो पुस्तकें उसको निःशुल्क जो है उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया है। दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल अभी आज मैं खबर में पढ़ रहा था, यूपी में बहुत सारे जो ज़िले हैं उसमें उनके प्रदर्शन बहुत ख़राब है। अब इस पर दीक्षा पोर्टल पे क्या होता है, 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में जो स्कूली शिक्षा के लिए अध्ययन सामग्री है और उनके लिए रेगुलेशन की जो है बहुत सारे उसमें कंटेंट भी दिए गए हैं। प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन भी है जिसमें कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण और रिसर्च की सामग्री को सुविधा देने की प्राप्ति की गई यहाँ पे। और जो अनेक प्रकार की जो राष्ट्रीय परीक्षाएं होती हैं जैसे नीट हो गया, CUET हो गया, JEE हो गया, ये 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। तो इससे शिक्षा में कुछ क्षेत्रीय भाषा में बढ़ोतरी मिलेगी। बस UPSC में जो भेदभाव हो रहा है हिंदी वालों का वो थोड़ा सा दूर हो जाता तो अच्छा होता, बाकी सब ठीक ही है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2023 सुर्खियों में क्यों रहा कि NGO है, प्रथम NGO एक नाम है उसका, प्रथम, इसने अपनी शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट जो है बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया। इसका शीर्षक है बियॉन्ड बेसिक्स। इस रिपोर्ट को 2005 में शुरू किया गया था, इसका 2005 में, ठीक। इसमें जो यह सर्वेक्षण क्या होता है, स्थानीय जो नागरिक होते हैं, समूह होते हैं, उसके द्वारा होता है। ग्रामीण भारत के जो बच्चे होंगे उनमें शिक्षा की स्थिति क्या है उसके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ मिलती हैं। बेसिक जो सर्वेक्षण होगा उसमें 3 से 16 वर्ष के बच्चों के संबंध में प्री स्कूल और स्कूल में जो नामांकन उसके बारे में जानकारी देता है। बियॉन्ड बेसिक में 14 से 18 वर्ष के बच्चों की जो गतिविधियाँ हो रही हों, जागरूकताओं, क्षमताओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित होता है, ठीक है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देखने हैं हमें, तो 14 से 18 वर्ष के जो ग्रामीण युवाओं हैं उनके लिए नामांकन पैटर्न अगर देखें तो 86% जो ग्रामीण हैं वो या तो स्कूल कॉलेज में नामांकित है, ठीक है। 84% युवाओं ने स्कूली शिक्षा के 8 वर्ष अधिक पूरे कर लिए गए हैं, ठीक है। तो 3% बढ़ा है पिछले मुकाबले। और अगर देखा जाए तो 56% जो बच्चे हैं वो मानविकी और 31% युवा जो है विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कृषि विषय जो है वो केवल 0.7 लोगों ने जो है अध्ययन करने की सूचना दी है। सीखने का स्तर यह है कि लगभग 25% जो बच्चे हैं क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर तक बिना अटके नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर लड़कियां बेहतर कर रही हैं लड़कों से बिना अटके पढ़ने में, वही जबकि लड़के अंकगणित अंग्रेजी पढ़ने में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे अगर देखा गया है कि केवल 5.6% बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य जो कोर्सेस है उसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक। डिजिटल पहुंच ये है कि 95% पुरुष और 90% महिलाएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानती हैं, ये इसमें बताया गया, ठीक। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि उच्चतर शिक्षा पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 आया है। किसने जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है।
इसलिए तो प्रतिवर्ष जो है हायर एजुकेशन की स्थिति के लिए एक वेब आधारित जो है इसका आयोजन होता है। ठीक, तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण होता है, ऑल इंडिया जो है इस सर्वेक्षण होता है इसमें हायर एजुकेशन पे। तो इसमें ध्यान ये देना है कि रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु में कि जो महिलाओं का नामांकन वो बढ़ा है, ठीक है, और जो छात्र जो नामांकन के दर में 6 राज्यों में शीर्ष कौन है? यूपी है। ठीक है, यूपी है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है यूपी के लिए, तो यूपी पीसीएस के लिए। भारत में 18 से 23 वर्ष की आयु के लिए जो हायर एजुकेशन उसमें जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है? 28.4%। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। रेगुलर मोड के लिए जो विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो टीचर और जो आपका ये स्टूडेंट है, इसका जो रेशियो है अगर देखा जाए तो वो 24 है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान देना है। अच्छा, पपिल टीचर रेशियो होता है, पपिल टीचर है PTR, ठीक है, जिसमें छात्र और शिक्षक अनुपात है। और अखिल भारतीय स्तर पे जो है लैंगिक समानता सूचकांक जो है वो 1.1 है, और लेकिन जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है उसके लिए जो है थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए 0.98 है। अच्छा, जो GPI महिलाओं के जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, और पुरुष जो GPI जो है वो महिलाओं का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है, पुरुष का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है उसका क्या है? रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि जो पुरुषों के मुकाबले कितना जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है महिलाओं का, ये क्या होता है? लैंगिक समानता सूचकांक। ठीक है, लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो भारतीय स्तर पे क्या है? 1.01। ठीक, 1 होगा तो मालूम होगा कि पुरुष और महिला दोनों के बीच में समानता है। ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, GPI का मान अगर 1 से अधिक है तो महिलाओं के पक्ष में असमानता को इंगित करता है। ये बातें थोड़ा सा यहाँ पे बताई गई हैं। अब आता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यह सर्वेक्षण जो है राष्ट्रीय स्तर पे बड़े पैमाने पर आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो राज्य सरकार के स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं, या केंद्र सरकार के जो स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षाएँ हैं, उसमें कितनी सीखने की उपलब्धि है बच्चों के। ठीक है, तो ये बताया गया है। ठीक, आयोजन कौन करता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का स्कूली और शिक्षा और साक्षरता विभाग, उसमें NSS सेल, NCERT और CBSE ये करते हैं मिल करके। अब आता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC। न्यूज में रहा ये, तो क्यों न्यूज में रहा? तो परख जो है, ठीक है, SCRT के तहत क्या है? मानक निर्धारण निकाय है परख, और परख ने ही जो है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार किया। ठीक, तो NCERT के तहत कौन है? ये एक निकाय है, मानक स्टैंडर्ड तय करने वाला जो निकाय कौन सा है? परख। ठीक, अब परख जो है इसी ने क्या किया है? होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट HPC को तैयार किया है। ठीक, अब बुनियादी चरण और प्रारंभिक चरण और मिडिल चरण, ये इसमें 3 जो चरण है ये बताए गए हैं। परख का पूरा नाम क्या है? कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। HPC के बारे में बताया गया। HPC क्या है? एक बहुआयामी रिपोर्ट है जो शिक्षा की प्रगति का 360 डिग्री ये डिटेल देती है। ठीक, बच्चों के विकास के जो विभिन्न पहलू होंगे इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसे कि इसमें संज्ञानात्मक हो, कॉग्निटिव विकास हो, भावनात्मक हो, सामाजिक भावनात्मक हो, और साइकोमोटर डोमेन हो। ठीक है, 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के अनुरूप है। ठीक, अब इसमें 3 विकासात्मक लक्ष्य होते हैं: स्वास्थ्य, कल्याण, संचार और विद्यार्थी, जो समृद्ध विद्यार्थी होंगे। तो परख क्या है? एक मूल्यांकन केंद्र है, NCERT के तहत ये इसमें स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ें असेसमेंट करता है। तो इसके उद्देश्य जो आपका जो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो बनाया गया है, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसका उद्देश्य क्या है? कि छात्रों की जो हमारी बुनियादी साक्षरता हो या कौशल, उसका आकलन करें। ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है उसके क्या विशिष्टताएं हैं, उसके अंदर बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति कितनी है, दक्षता क्या है, और शिक्षकों द्वारा बच्चों का जो आकलन है वो कितना किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना। स्कूल और इस घर के बीच में एक मजबूत संबंध स्थापित करना, ताकि जो है कि अलगाव महसूस ना हो, एलिनेशन महसूस ना हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं इस पर अपना ध्यान देना है। बस आपको इतना ध्यान देना है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है और क्या होता है। ठीक है, बस। अब आता है इच्छा मृत्यु, इथुथैनेसिया। ठीक है, इच्छा मृत्यु इंपॉर्टेंट है ये बड़ा, क्योंकि ये जो है न्यूज में रहा। यूथैनेसिया को जो है ये बार ये हिंदू में भी आया था, द हिंदू जो वाले अखबार है इसमें भी आया था, और इंडियन एक्सप्रेस में भी कई बार इस पर जो है बड़े वाले आर्टिकल्स आ चुके थे यूथैनेसिया पे, इच्छा मृत्यु पे। तो ये इसका शब्द कैसे बना? यू और थैनाटोस,
तो इससे लिया गया शब्दावली ग्रीक वर्ड्स थे जिसमें अच्छा और आसान और इजी मृत्यु की बात की जा रही थी। ठीक है, अच्छा आसान या इजी मृत्यु की बात की जा रही थी। तो इसमें जो शब्द लिया गया यूथैनेसिया का, इसमें न्यूज में ये था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने गरिमापूर्ण मृत्यु में जो सहायता को वैध बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा कर दी, इसलिए पूरे विश्व में इच्छा मृत्यु पे बहस छिड़ गई। ठीक है, अब यह कानून जो है बीमारी की वजह से जो लोग एक तरह से मृत ही हैं, ठीक है, वयस्क, ऐसे वयस्क जो एक तरह से मरणासन हैं, जो कुछ काम नहीं कर सकते, अपने आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि उनको दैनिक जीवन का जो क्रिया है उसको भी करने में एक तरह से बहुत सारी कठिनाई सामना करना पड़ रहा है, वो एक तरह से मरणासन की स्थिति में भी हैं, उनको प्राणघातक दवाओं लेने की अनुमति देगा ताकि उनकी मृत्यु हो जाए और कम से कम जो है वो अब मतलब उनका प्राण का अंत हो जाए, इस तरह से बोझ वगैरह न बने। तो ये एक प्रकार का जो गरिमापूर्ण मृत्यु है उसको वैध बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की कहाँ के, फ्रांस के राष्ट्रपति ने। यूथैनेसिया को जो है इच्छा मृत्यु को मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। यह रोगी की जो पीड़ा उसको समाप्त करने के लिए जीवन को अंत करने का तरीका होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की धीमी, दर्दनाक या असम्मानजनक मृत्यु होने से बजाय जल्दी से मर जाओ यार, सम्मान के साथ उसके मरने में सहायता होता है। ठीक है, तो भारत में इच्छा मृत्यु के प्रकार अगर देखें तो एक एक्टिव इच्छा मृत्यु होगा, दूसरा पैसिव होगा। तो एक्टिव में क्या होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सक द्वारा जो क्या होगा वो सक्रिय कार्रवाई वहाँ पे शामिल होती है, जैसे कि प्राणघातक पदार्थ को देना या फिर जो है मतलब अनेक प्रकार के, जैसे कि जैसे रोगी को जानलेवा इंजेक्शन वगैरह देते ना, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा वगैरह में इसकी अनुमति है। ठीक है, और इसी के तहत पैसिव जो इच्छा मृत्यु, उसके तहत क्या होता है कि जीवन समर्थक उपकरणों या उपचारों को हटा देना। उपकरण क्या होगा, ऐसे ये उपकरण क्या होते हैं, लाइलाज बीमारी के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह देशों में इसकी जो है अनुमति है। ठीक, तो भारत में जो इच्छा मृत्यु है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो एक्टिव इच्छा मृत्यु भारत की जो है यहाँ पे कि भारत आईपीसी की धारा 302 और 304 के तहत क्या है, एक अपराध है। ठीक है, भारत में यहाँ पे कुछ कानूनी निर्णय आया, जैसे कि अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी, निष्क्रिय वाला। ठीक है, पैसिव पैसिव निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। ठीक है, कॉमन काज बनाम भारत संघवाद में 2018 में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई व्यक्ति अगर जो है पैसिव वेजिटेटिव स्टेट में, यानी कि एकदम वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपना काम कुछ नहीं कर सकता, चिर अस्थायी जड़ता है उसके अंदर, तो वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। और कोर्ट ने कहा था कि गरिमा के साथ अगर मरना हो तो वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, गरिमा के साथ मरना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गरिमा के साथ मरना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, प्रीलिम्स के लिए ये आपको याद रखना है। अब आता है मिताक्षरा कानून। मिताक्षरा कानून पे यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल बन चुके हैं, आप जानते हो कि पीवाईक्यू वगैरह उठाकर देखोगे तो मिताक्षरा कानून पे सवाल बने थे। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शून्य या अमान्य विवाह जो है उससे अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उसके तहत माता पिता की जो संपत्ति होगी उसकी हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने जो है ये बताया कि न्यायालय ने कहा कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है मिताक्षरा कानून को मान्यता देता है। ठीक, तो बताया कि इसमें कि जो शून्य या अमान्य विवाह जो होंगे, ठीक है, नल और वाइट जो मैरिज है उसके तहत अगर कोई बच्चों पैदा हुआ है तो उस बच्चे को माता पिता के संपत्ति की हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसमें तथ्य था कि ऐसे बच्चों को जो है कॉमन एंसेस्टर के जो विस्तारित परिवार सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी और उसको और क्या होंगे कि पूर्वज की संपत्ति में भी वैध हिस्सेदार होंगे। तो अब यहाँ पे आ गया मिताक्षरा कानून, दयाभाग। ठीक है, दोनों ई न्यूज में हो गया, तो इसको पढ़ते हैं मिताक्षरा के बारे में। तो मिताक्षरा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदू का जो अविभाजित परिवार होगा, ठीक है, मान लो कि जो उसमें बंटवारा ना हुआ तो उसमें उत्तराधिकार संबंधी कानून जो होता है वो दो विधि पर आधारित होता है, एक होता है मिताक्षर, दूसरा होता है दयाभाग। तो मिताक्षरा जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पे विज्ञानेश्वर जो थे उनकी एक टीका है। ठीक है, जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी और विज्ञानेश्वर थे उन्होंने 11वीं सदी में जो ये क्या थे कि वो सक्रिय थे, इन्होंने इस पर एक टीका लिखी, ये है मिताक्षरा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो समुत्तराधिकारी होगा या हमवारिस होगा, ठीक है, कॉम्पेंसेंसरी जो होगा उसकी अवधारणा को मान्यता देता है, जिसमें पैतृक संपत्ति को जो क्या होगा कि पुरुष परिवार के जो सभी पुरुष सदस्य होंगे उसको ज्वाइंट रूप से रखा जाएगा, इस संपत्ति में उनका समान अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि इस संपत्ति पे ज्वाइंट हक होगा, कोई वंशज ही इस पे दावा कर पाएगा। ठीक, अब जो इसका समुत्तराधिकारी होगा, हमवारिस होगा,
उसको अपने हिस्से को ट्रांसफ़र करने का पूर्ण अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हिस्सा उसका निर्धारित होगा नहीं। ठीक, अब ये इसका कारण ये है कि उसकी जन्म और मृत्यु के साथ उसके हिस्से में इसके बदलाव आता है। ठीक है, अब मिताक्षरा की विधि के अनुसार क्या होगा, बेटी जो होगी वो पैतृक स्त्री संपत्ति में कंपनसेशनरी नहीं बन सकती। ठीक है, कंपनसेशनरी बन नहीं सकती। अब यहाँ पे बेटी को अधिकार संपत्ति में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ और बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान जो है कोपांसेनरी बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मिताक्षरा कानून जो है कहाँ पे लागू है, तो कुछ पूर्वी हिस्से जो भारत के, अगर भारत का अगर आप मैप उठाकर देखो तो पूर्वी हिस्सों को छोड़ दो तो पूरे भारत में लागू है, और देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में दयाभाग विधि के अनुसार होता है संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, तो दयाभाग विधि क्या है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पे जो जीमूत वाहन की टीका है, ठीक है, वो ये जीमूत वाहन की टीका है, जो कि दयाभाग की रचना किसने की थी, जीमूत वाहन ने की थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो उत्तराधिकार संबंधी जो नियम होंगे वो आध्यात्मिक लाभ पे होंगे, यानी पिंड अर्पण कौन किया, ठीक है, पिंड अर्पण जो है वगैरह जो है इसमें। तो इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, बंगाल और आसाम में कुछ हिस्सों में ही, इसकी कोई उपविधि नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब मिताक्षरा कानून की 4 उपविधियाँ, जैसे कि द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्ट, महाराष्ट्र स्कूल ऑफ लॉ और बनारसी स्कूल ऑफ लॉ, मिथिला स्कूल ऑफ लॉ वगैरह हैं। मिताक्षरा विधि और दयाभाग विधि में अंतर यह है कि मिताक्षरा एक रूढ़िवादी विधि है, दयाभाग एक सुधारवादी है। मिताक्षरा में पुत्र का जन्म होते ही पैतृक संपत्ति में उसका जो है अधिकार उसके पिता के हिस्से के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या होगा कि पुत्र को पैतृक संपत्ति का अधिकार केवल पिता की मृत्यु के बाद मिलेगा। ठीक है, पुत्र अपने जन्म के साथ सहदायी बन जाता है, और पुत्र क्या होगा यहाँ पे पिता के मृत्यु के बाद सहदायी बनेगा। जो सहदायिक अधिकार होंगे वो दादा परदादा की संपत्ति पे लागू होगा, और इस पिता जो होगा अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का पूर्ण मालिक होगा, मृत्यु के बाद ही जो इसमें कोई अधिकार बन सकता है। ठीक है, इसमें मिताक्षरा में कोई भी सदस्य तीसरे पक्ष को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई हिस्सा यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दयाभाग में कोई भी सदस्य अपना हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि उसका हिस्सा निर्धारित होता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब आता है सपिंडा विवाह। ठीक है, सपिंड विवाह बोलते हैं इसको, सपिंडा इंग्लिश में, सपिंड विवाह क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और ये सुर्खियों में क्यों रहा है। ये नया सुन रहे होंगे आप लोग भी, मैंने भी इसको नया सुना था, फिर मैंने इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा गूगल पे, तो चीज़ें समझ में आई। तो सपिंडा जो विवाह है ना, सपिंड विवाह, ये क्या एक शब्द है सपिंडा, जिसका इस्तेमाल क्या होता है कि चचेरे भाई बहन का विवाह के रेफरेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि कई बार होता क्या है कि चचेरे भाई बहन पे जो है शादी पे रोक लगी जाती है। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सपिंडा जो है उसके विवाह पे प्रतिबंध की जो वैधता है, संवैधानिक वैधता, उसको बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि अगर विवाह में जीवन साथी के चयन को रेगुलेट नहीं किया जाए तो क्या होगा कि कई बार जो है कौटुंबिक सदस्यों की वैधता मिल सकती है, यानी कि जो कुटुंब के अंतर्गत जो है परिवार के अंतर्गत ही सदस्यों को जो है विवाह के जो है यहाँ पे बढ़ावा वैधता मिल जाएगी, और क्या होगा कि ये एक तरह से हिंदू जो विवाह अधिनियम है उसमें कई बार दिक्कतें आ जाएंगी। तो ठीक है, तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें क्या है, सपिंड विवाह को प्रतिबंधित करती है, यानी कि किसी समुदाय में सपिंड विवाह की प्रथा होने पर, इसका विवाह होने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो सपिंड विवाह होता क्या है कि आप देखो कि एक मान लो कॉमन एंसेस्टर होंगे। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर मतलब कि हमारे एक जो क्या हो गया कि मतलब एक तरह से जो पूरे सबके सामूहिक जो है एक पूर्वज होंगे। ठीक, तो मान लो कि पिता के साइड से मातृपक्ष से 3 पीढ़ी, जैसे मातृपक्ष कौन हो गया, मान लो माता हो गई आपकी, ठीक है, मदर, इसको थोड़ा सा मैं लिख लूँ मदर, और यहाँ पे हो गया फादर। ठीक, तो मातृपक्ष से 3 पीढ़ी, जैसे मान लो उनके यहाँ पे जैसे पुत्र हो, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का, या डॉटर हो। ठीक, और सेकेंड जनरेशन, और उसके बाद एक थर्ड जनरेशन, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन हो गया, और यहाँ पे एक थर्ड जनरेशन जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बाद पिता के तरफ से पुत्र या फिर डॉटर। ठीक है, इसका सेकेंड जनरेशन, फिर इसका थर्ड जनरेशन, फिर चौथा जनरेशन, और फिर 5वां जनरेशन। ठीक, और 5वां जनरेशन, और यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, तो पिता के साइड के 5 जनरेशन और माता के साइड से 3 जनरेशन, इसके बीच में जो है पीढ़ी के तहत अगर कोई शादी होती है उसको जो है सपिंडक मानते हैं। ठीक है, मातृपक्ष में 3 पीढ़ी तक के सदस्य और पैतृक पक्ष में 5 पीढ़ी तक के सदस्य जो होते हैं वो होते हैं, ये क्या होते हैं और इसमें व्यक्ति के जो मातृ और पैतृक पक्ष होता है, इसमें इसी के ऊपर जो होता है पूर्वजों की पहचान की जाती है, और वह व्यक्ति पहली पीढ़ी का माना जाता है। ठीक, पहली पीढ़ी का माना जाता है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एंसेस्टर हो गए, कॉमन एंसेस्टर्स हो गए। तो यहाँ तक बीच में अगर कोई शादी नहीं होनी चाहिए, यही रोक लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ पे देखो पाँच पीढ़ी तक पैतृक पक्ष में, 3 पीढ़ी तक जो हो गया आपका मातृपक्ष में, इसी के बीच में शादी जो है वो नहीं हो सकती। तो ये इसमें आपको बताना है कि अब जानना ये है कि जो आपका पिता है, पैतृक पद से 5 पीढ़ी, माता के पद से 3 पीढ़ी, इनके और इनके जो यहाँ तक कॉमन जो मतलब आपके एंसेस्टर होंगे, इनके स्तर तक जो है आप खून के रिश्तों में शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। यही है सापिंड विवाह। ठीक है, तो इसी पे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया और इसने बताया कि प्रतिबंध की जो संवैधानिक वैधता है उसको बरकरार रखा है। ठीक, तो अगर इसमें बताया कि 2 व्यक्तियों को एक दूसरे का सापिंड तब कहा जाता है जब उसमें जो निर्धारित पीढ़ियां हैं सापिंड नातेदारी के वंशज हों या दोनों का एक जो है कॉमन एंसेस्टर हो। ठीक है, तो इस यहाँ तक जो है शादियाँ जो है यहाँ पे बैन रखी गई। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए और बता दूँ, इससे संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा जानकारियाँ ये हैं कि जैसे कि तमिलनाडु आप जाओगे ना, तमिलनाडु में तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तमिलनाडु में मामन कल्याणम नाम की एक प्रथा है। मामन, आप गूगल करना, मामन कल्याणम। ठीक, कल्याणम एक प्रथा है जिसमें क्या होता है कि चाचा और भतीजे के बीच में विवाह हो सकता है। इसको सपिंड विवाह मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये विवाह लंबे समय से प्रचलित होता है, जैसे ठीक है, इसमें ये विवाह लंबे समय से प्रचलित होता है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि इसको मान्यता मिली गई, कानूनी बल इसको मिला हुआ है। बताया भी गया था कि अगर यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में कि कोई समुदाय में अगर सापिंड विवाह होने की प्रथा हो या रिवाज हो तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे हैं। अब आता है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। होती है, हर साल होती है। भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की घोषणा की, भारत ने घोषणा की है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व हो जाएगा फिर। तो यह जो घोषणा है, यह अलायंस जो है सरकारों, उद्योग और जो विकास संगठन है उसका एक समूह है। ठीक, अब इसकी जो प्रतिबद्धता कहाँ पे बताई गई थी, तो इसकी जो जिसके पहल जो है G20 लीडर से घोषणा पत्र था, उसमें जो प्रतिबद्धताएं और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास था, भारत का समर्पण उसी के प्रति दर्शाता है। और इसका उद्देश्य यही कि जो विश्व की सर्वोच्च पद्धतियां हैं उनको एक साथ लाया जाए, जो नॉलेज है उसके शेयरिंग पे बात की जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम जैसे क्षेत्रों को आकर्षित किया जाए, उसमें निवेश आकर्षित किए जाए। भागीदार कौन होंगे, तो नेटवर्क भागीदार में WEF होगा, विश्व आर्थिक मंच होगा, इन्वेस्ट इंडिया इसका इंस्टीट्यूशनल भागीदार होगा और समर्थन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करेंगे। ठीक है, अब ये क्या गठबंधन करेगा, तो ये एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों और G20 के फ्रेमवर्क का अनुसरण करेगा। मतलब इसमें कि बिजनेस ग्रुप B20, तो G20 के संवाद के रूप में वैश्विक जो व्यापार समुदाय उसकी स्थापना B20 के रूप में की गई थी। ठीक, वीमेन 20 यह लैंगिक समानता आधारित G20 का एक इंगेजमेंट है और महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन भी है। तो इसमें जो है इन सभी जो पहल होंगे इसका ये अनुसरण करेगा। कौन सा, जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी है। यह गठबंधन जो है कुछ SDGs के को भी लागू करेगा, जैसे SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता, SDG 4 गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, SDG 5 लैंगिक समानता और सशक्तिकरण, SDG 17 जो है विकास और वैश्विक भागीदारी। इन सारी चीज़ों को जो है ये लागू भी करेगा। इससे संबंधित कुछ अन्य पोर्टल्स और कुछ न्यूज़ हैं, तो उसको देखते हैं, कुछ सुर्खियाँ हैं। तो पहला आता है स्वाति पोर्टल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने साइंस फॉर वीमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इसमें जो है यह स्टेम, ठीक है, स्टेम विषयों से जुड़ी महिलाओं हैं उस और लड़कियों के लिए एकल ऑनलाइन पोर्टल होगा। स्टेम में क्या है, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है, इन सारे सेक्टर से जुड़ी जो महिलाएं होंगी उनके लिए एक पोर्टल होगा, ऑनलाइन पोर्टल होगा। प्रत्येक भारतीय वैज्ञानिक महिला को इसको जोड़ने से कार्य में तेजी लाना है। ठीक है, इनका विकास कौन करेगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली करेगा। फिर आता नेक्स्ट आपका जो सुर्खियाँ हैं, UN सिस्टम वाइड जेंडर इक्वलिटी एक्सेलरेशन प्लान है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो है इस पे जो है इस प्लान को, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसी पे जो है UN की संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे, इन्होंने UN की जो है UN सिस्टम वाइड जेंडर इक्वलिटी एक्सेलरेशन जो प्लान है उसकी योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है कि लड़कियों और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये बातें हैं। और UN SWEP 2.0 भी चालू किया गया था 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी संकेतक हैं मौजूदा तौर पे और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अंतर्गत फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है और जवाबदेही में सुधार करना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022, इसको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप याद करिए पिछली क्लासेस में जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था पहली क्लास में, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जेंडर जो है इनइक्वलिटी जो सूचकांक है उसको मैंने पढ़ाया था, मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख एक अंग है वो, ठीक है। तो इसमें शामिल भी किया गया है, तो वो बताया था मैंने। यूएनडीपी ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 को जारी किया और इसको जो है मानव विकास रिपोर्ट को ब्रेकिंग द ग्रिड लॉग री इमेजिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज वर्ल्ड, इसके शीर्षक से जारी किया गया। इसके बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ा दिया है, पहला आर्टिकल है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, ग्लोबल जो है इनइक्वलिटी इंडेक्स है, वास्तव में क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो उपलब्धियां हैं उसको असमानताओं को दर्शाने वाला एक समग्र मापन है। 3 आयाम पे इसको मापा जाता है, एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है एम्पावरमेंट, तीसरा है लेबर मार्केट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मातृत्व मृत्यु अनुपात और कमजोर प्रजनन दर जैसे संकेतक का इस्तेमाल करते हैं। एम्पावरमेंट में संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात तथा कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं और पुरुषों की आबादी का संकेतक इसमें होता है। और श्रम मार्केट में महिलाओं और पुरुषों की श्रम बल भागीदारी को मापा जाता है, ठीक है। जो ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स है इसके बीच में 1 से 0 से 1 के बीच में इसका स्कोर होता है। इस 0 से आशा है कि समानता है और 1 है कि बहुत असमानता है, ठीक। तो इस सूचकांक में डेनमार्क को रैंकिंग मिली है सर्वोच्च तौर पे, फिर बस सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है। भारत जो है 108वें स्थान पे है, आपको ध्यान देना 108वें स्थान पे है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, भारत के राष्ट्रपति ने इसको पुरस्कार दिया स्वच्छ सर्वेक्षण पे। इसी अवसर पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। इसकी थीम क्या है, इस वर्ष थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। थीम पूछता है यूपीपीसीएस वगैरह में एग्जाम्स में थीम पूछता है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण होता क्या है कि देश भर के जो शहर कस्बों में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने का सर्वेक्षण होता है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत, ठीक है। कौन का मंत्रालय कार्य करता है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो है ये इसका द्वारा प्रायोजित होता है। इसका ये उद्देश्य है कि जो नागरिक भागीदारी को स्वच्छता के बारे में जागरूक करें, प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो रैंकिंग होती है इसमें, अब अगर देखा जाए तो इसमें रैंकिंग का फ्रेमवर्क होता है, सेवा स्तर की प्रगति, प्रमाणीकरण, नागरिक की प्रतिक्रिया, फिर फाइनल स्कोर बनता है। तो इसमें जो पुरस्कार पे प्रमुख बिंदु डालते हैं यही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। तो सर्वाधिक स्वच्छ शहर किसको मिला है, तो इंदौर को और सूरत को, ठीक है। इसके बाद रैंकिंग में तीसरा स्थान किसका है, नवी मुंबई का, महाराष्ट्र में, ठीक है। लगातार 7वीं बार जो है इंदौर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन से, सासवड़, पाटन और लोनावाला 3 स्थान हासिल किए हैं। महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य है, ठीक। और इसके बाद सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो होता है, ठीक है, कंटोनमेंट एरिया जो होता है उसमें महू है मध्य प्रदेश का। इसके बाद देवलाली है, अहमदाबाद है। फिर स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी सबसे स्वच्छ है और इसके बाद प्रयागराज है यूपी का। और चंडीगढ़ को स्वच्छ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्ट थे। अब इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें बताया गया कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन इंडिया, भारत में जो मासिक धर्म है उसकी अवकाश की नीति पे बात हो रही है, कई बार चर्चाएं भी हुई हैं। तो भारत में सवैतनिक यानी वेतन आपको देना है मासिक धर्म अवकाश पे, ठीक है, उसके बारे में पॉलिसी बनाने के संबंध में कई सारी चर्चाएं हुई। तो वास्तव में अगर देखा जाए वर्तमान में तो मासिक धर्म अवकाश को रेगुलेट करने वाला भारत में कोई भी कानून नहीं है। भारत में जो सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश के लिए कोई दिशा निर्देश भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात करने की बात हो जा रही है, ठीक। तो अभी आई नहीं है पॉलिसी और ना इसके लिए कुछ है, बस इतना जाना कि कोई दिशा निर्देश है नहीं, ठीक है। कुछ पूछेगा सवाल में तो आपको गलत करना, क्योंकि अभी इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, बस इतना ही आपको जानना है। लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया, भारत में जो लिव इन रिलेशनशिप आजकल ट्रेंड में है, तो जो उत्तराखंड के जो विधानसभा में जो यूसीसी विधेयक था उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, आप जानते ही होंगे। इसको मैंने पढ़ा भी दिया है यूसीसी को। तो इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य में जो उत्तराखंड में जो भी लिव इन रिलेशनशिप में जो व्यक्ति रहेंगे उसको रजिस्ट्रार जो होता है उसके समक्ष पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति रिवाज के तहत शामिल नहीं किया जाता है भारत में, ठीक है। ये एक नया ट्रेंड है, पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित है। और लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय भी हैं, जिसमें कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो ललिता टोप्पो बनाम झारखंड में बताया गया था कि मतलब इसमें घरेलू हिंसा के प्रावधानों के तहत जो है इसमें राहत दी गई थी, बस बाकी चीज़ें हैं। और इंदिरा सरना बनाम वीके शर्मा बनाम बात था, इसमें बताया कि जो अविवाहित पार्टनर अगर आपसी सहमति से लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो न तो ये वैध है न ही ये अपराध है, ठीक है।
घर घर पोर्टल। तो घर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बस इतना आपको जानना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच किया है। ठीक है, अब राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने इसको लॉन्च किया है। यह पोर्टल क्या करेगा? तो बालकों के पुनर्वासन और घर वापसी के डिजिटल माध्यम से निगरानी करेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आपने देखा एनसीपीसीआर को देख लिया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये क्या है? एक सांविधिक संस्था है। ध्यान देना टर्म पे, सांविधिक संस्था है। यूपीएससी ऐसी चीज़ों पे फोकस करता है। करता क्या है? 0 से 18, सिर्फ 18 वर्ष तक के बच्चों के आयु के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था है, जिसको बाल संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत इसको गठित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, जिसको केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट और शिक्षा के अधिकार एक्ट के तहत भी इसको कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आता है उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन BAGSS। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में BAJSS में नवनीकृत जो है भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन में नवनीकृत राष्ट्रीय विशिष्ट जनजाति संग्रहालय और लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी स्थापना 1948 में जो BAJSS में इसकी स्थापना कौन किया था? ठक्कर बापा ने किया था। यानी इसका नाम, उनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ये जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए कार्य करता है। ठीक है, प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा प्रोग्राम, पोर्टल नहीं, यहाँ ध्यान देना, प्रेरणा पोर्टल नहीं, प्रेरणा प्रोग्राम। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पे एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। 9 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। इसके तहत प्रतिभागियों में जो है नेतृत्व क्षमता का यहाँ पे विकास किया जाएगा। वरनगर में जो इसके कार्यक्रम को गुजरात में 1988 में जो वर्नाकुलर स्कूल से शुरू किया जाएगा, जो वर्नाकुलर स्कूल 1888 में स्थापित था। और IIT गांधी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत को जो है 9 थीम्स पे इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है शिक्षा मंत्रालय और AICTE निवेशक नेटवर्क। शिक्षा मंत्रालय ने MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क को लॉन्च किया है। ठीक है, ये AICTE क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। इसका जो है इसको मूल रूप से इनोवेशन सेल ने इसको स्थापित किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इनोवेशन की कल्चर को मजबूत किया जाए। स्टार्टअप के जो फंडिंग का मुद्दा है उसको समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजारों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके वित्तीय सहायता और सलाह, रणनीति, मार्गदर्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, विदेश में जो प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को सहायता के लिए इसके पहल जो है SSPO को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शुरू किया है कि इसका उद्देश्य है कि भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर कंपटीशन में सक्षम बनाना है। ठीक है, बस स्वयं पोर्टल और स्वयं प्लस पोर्टल। ठीक है, स्वयं पोर्टल क्या होता है और स्वयं प्लस पोर्टल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लो। स्वयं क्या है? स्वयं एक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो करता क्या है कि यह प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर देता है। ठीक, अब यहाँ पे स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ध्यान देना, स्वयं प्लस पोर्टल ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप है, जिसमें जो इंडस्ट्री लीडर्स होंगे उसके सहयोग से ऐसे ऐसे कोर्स जो लॉन्च किए जाएंगे जो उद्योग जगत की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। इंजीनियरिंग और जो प्रौद्योगिकी विनिर्माण, ऊर्जा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक जैसे जो अनेक क्षेत्र हैं उसमें कोर्स बनाया जाएगा। IIT मद्रास को इसमें नोडल बनाया गया है, नोडल एजेंसी। स्वयं प्लस क्या करेगा कि अलग अलग जो रणनीतिक साझेदारी वाले शैक्षणिक संस्थान हैं, उद्योग हैं, जो एडटेक प्लेटफॉर्म हैं और व्यक्तिगत योगदानकर्ताएँ हैं, उनको एक समन्वित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से उनके समन्वय में एक इकोसिस्टम अप्रोच अपनाएगा और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी पे ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक, वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने अपनी चरम निर्धनता को आबादी के 3% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। मैंने केवल 3% से कम आबादी जो है वो चरम निर्धनता में जीवन यापन कर रही है। जो वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक है इसको किसने विकसित किया है? तो वैश्विक डेटा कंपनी वर्ल्ड डेटा लैब ने इसको बनाया है, जो क्या करती है रियल टाइम डेटा के लिए जो है ये अनुमान देती है 2030 तक प्रत्येक देश के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लिया। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल। ठीक है, तो आगे इसमें देखना भी है आपको कि जो आपका WPC है और WPC, तो इसको ध्यान देना, इसको किसने तैयार किया? वर्ल्ड डेटा लैब। तो कौन इसको मतलब फाइनेंस करता है? तो IFAD और जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 2 लोग इसको फाइनेंस करते हैं। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लीफ
रेटिंग पहल की शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल स्वच्छता विभाग ने किया, पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से, और इसे पर्यटन उद्योग के लिए शुरू किया गया है। इसका पहला 5 स्टार रेटिंग जो सर्टिफिकेट है वो एमपी के बाइसन रिसोर्ट को मिला है। तो जो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल है वो क्या है, रेटिंग प्रणाली है जिसमें कि स्वच्छता साफ सफाई के मानक जो होंगे उसका पालन करने पे पर्यटन सुविधाओं का मूल्यांकन होगा अलग अलग जगहों पे। ठीक है, ये मिशन लाइफ के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम के तहत जो है ये अनुरूप है। अब आता है बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो आपका सुर्खियां हैं, इसमें है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो इसको किसने जारी किया है कि यूएन का सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। कौन सा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को 6 मानकों के आधार पर इसका खुशहाली के स्तर का असेसमेंट किया गया है। 6 मानक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान देना इसको थोड़ा सा। स्वच्छ जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता, क्रम भ्रष्टाचार और उदारता और स्वतंत्रता। ठीक, इसका आकलन क्या होगा, व्यक्ति के जीवन का जो खुद का अनुभव उसके आधार पर होता है। भारत को कितना स्थान मिला, 143 देशों में 126वां स्थान, बहुत खराब स्थिति है। ठीक है, बहुत खराब स्थिति। शीर्ष 3 देश कौन से हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है, ये आपको ध्यान देना है इसमें। अब जो यूएन का जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क है, ये जो है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका सचिवालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस और कुआलालंपुर मलेशिया और न्यूयॉर्क यूएसए में, 3 जगह पे इसका सचिवालय है। डिजिटल डिटॉक्स, ये आपका लास्ट आर्टिकल है, डिजिटल डिटॉक्स। तो ये क्या है इसमें कि इसमें कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम है और जो NIMHANS निम्हांस इसके सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म्स हैं कर्नाटक सरकार ने, इनके प्लेटफॉर्म से मिल करके कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। डिजिटल डिटॉक्स उस समय के अवधि को बोलते हैं जिसके दौरान कोई व्यक्ति क्या करेगा, मोबाइल लैपटॉप जैसे जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उस पर जानबूझ के कम समय बिताता है। इसके माध्यम से जो है इस पहल का उद्देश्य है कि रिस्पॉन्सिबल गेमिंग की सुनिश्चित की जाए, जिससे जागरूकता बढ़ाई जाए, व्यक्तिगत मार्गदर्शन की स्थापना की जाए, कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक कनेक्शन वगैरह की जाए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी डिजिटल डिटॉक्स की, तो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां बहुत ज़्यादा ये उभर के सामने है इसके समाधान के लिए। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में आप देख रहे होंगे कई बार लोग मर्डर वगैरह भी कर देते हैं। आज मैं अभी पढ़ रहा था किसी खबर में, अखबार में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में एक खबर थी कि जिसमें एक पत्नी की हत्या कर दिया गेम खेलते खेलते। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी क्या है कि किसी कार्य पर सही से फोकस न कर पाने की समस्या के समाधान के लिए कई बार बच्चे मोबाइल में ओवर यूज कर रहे हैं। आज देखो फोकस भी नहीं बन पाएगा, आप अगर मोबाइल को यूज करो आपका कंसंट्रेशन लेवल गायब हो जाएगा। इस चीज़ के समाधान के लिए और टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भरता जो बढ़ी है उसके कारण रियल जो वर्ल्ड है उसके में संबंधों में तनाव को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। इसी पे कर्नाटक सरकार ने जो है ये इसके सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये जो सोसाइटी वाला जो टॉपिक है सोशल इशूज़ वाला, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इससे सवाल बनते हैं तो मैंने आपको जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी वाला जो है ये प्रोग्राम मैंने ये जो आपका टोटल इसका सेक्शन है इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बचा है सिर्फ सोशल इशूज़ के अलावा, अब बचा है सिर्फ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक और कल्चर की क्लास सुबह होगी। इसके बाद हम आपको इन्वायरमेंट की एक क्लास कल ही लेंगे, 2 क्लासेस। और इसके बाद जो है मैं आपको अगले दिन जो है नेक्स्ट आर्टिकल में आप नेक्स्ट डे में आपको जो है साइंस टेक और एक इन्वायरमेंट की क्लास लेकर के 20 तारीख तक आपका ये मैगजीन खत्म कर दूंगा। सपोर्ट बनाए रखें, धन्यवाद।